दोस्तों नमस्कार। आपने प्रेसिडेंट ट्रंप को यह कहते सुना होगा कि भारत में इन्वेस्टमेंट ना करें। भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा एक बाजार है, करीब 1.5 बिलियन आबादी का देश। आने वाले दिनों में आबादी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और अगर अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो क्या इससे अमेरिका को या अमेरिकन कंपनीज को फायदा होगा? यह ट्रंप साहब को सोचना होगा। आज जो भारत सरकार ने पॉलिसी रिलीज करी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर, वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि जो भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी लॉन्च करी है उससे अमेरिकन कंपनीज किस तरह से नुकसान में रह सकती हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी सोच को बदलना होगा। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी मेक इन इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी उसको शायद भारत के बाजार का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या अमेरिकन कंपनीज भारत से दूर रहना चाहती हैं? क्या उनका भारत के बाजार में कोई इंटरेस्ट नहीं है? ये एक बहुत बड़े सवाल इस समय अमेरिकन कंपनीज के जो डायरेक्टर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों ये ईवी पॉलिसी जो भारत सरकार ने बनाई है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सामने मैं बहुत सारे आंकड़े रखने वाला हूं और फिर आप तय करिएगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकन कंपनीज को विश्व बाजार से हटाने का प्रयास कर रहे हैं या जो उन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट करो और वहां से एक्सपोर्ट करो की जो पॉलिसी बनाई है क्या वो लॉजिकल है। इस बात को समझना होगा। दोस्तों आज जो भारत सरकार ने पॉलिसी रिलीज करी है उसका मकसद बहुत सिंपल है। हम दुनिया भर से तेलों का आयात करते हैं। पेट्रोलियम बजट हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट सेगमेंट है। हर सरकार चाहती है कि इंपोर्ट कम हो, भारत सरकार भी वही कर रही है। दूसरी तरफ हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। 2070 तक भारत सरकार का ये मिशन है कि हमारे यहाँ पे जो पॉल्यूशन होता है उसको हम नेट जीरो कर दें। मतलब जितना हम पर्यावरण से ले रहे हैं उतना हम पर्यावरण की सुरक्षा में वापस दें ताकि नेगेटिव इफेक्ट जो हमारा पर्यावरण पे है वो ना हो। और ये बहुत ही लॉजिकल डिसीजन भी है। अब भारत सरकार ने ये कहा है कि जो भी हिंदुस्तान में ईवीज बनाना चाहते हैं उनको 5 साल के लिए हम एक इंसेंटिव दे रहे हैं। स्कीम बनाई है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार्स इन इंडिया। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भारत में कंपनियां करीब $500 मिलियन मतलब आधा बिलियन डॉलर के आसपास अगर वो इन्वेस्ट करती हैं तो हम उनको शुरू में सस्ती दरों पे इंपोर्ट करने की इजाजत देंगे। मतलब अगर आपकी कार की कीमत 30 लाख या उससे ज्यादा है तो अभी जो 70% कस्टम ड्यूटी लगती है उसको घटाकर हम 15% कर देंगे। मतलब आप भारत आइए, इंपोर्ट करिए, लेकिन एक कमिटमेंट के साथ कि आपको 4,150 करोड़ रुपए भारत में ईवीज मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने होंगे। मतलब आधा बिलियन डॉलर के आसपास। अगर आप आधा बिलियन डॉलर के आसपास भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, इसका मतलब ये है कि आप सस्ती दरों पे, जब तक आपकी फैक्ट्री बनती है, आप अपना मार्केटिंग सेटअप करते हो, अपनी मैकेनिक्स लाइन सेटअप करते हो, शोरूम सेटअप करते हो, सर्विस स्टेशन सेटअप करते हो, जो भी आपको अपने बिजनेस के लिए करना है आपको 3 से 5 साल लगते हैं। तब तक आपको हम सस्ती दरों पर अपने देश में या दुनिया में जहां भी आप बना रहे हैं वहां से आयात करके भारत में बेचने की इजाजत देंगे, ताकि जब आपकी फैक्ट्रियां तैयार हो जाएं भारत में तब आप भारत से भारत की मार्केट को सर्विस करें, तब आप इंपोर्ट ना करें। यह भारत सरकार की पॉलिसी का पूरा अगर मैं कहूं मूल मंत्र है। इसीलिए जिस तारीख को आपने डेट ऑफ अप्रूवल मिला आपको कि हाँ भारत में आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको मीट किया और आपको परमिशन मिल गई, उससे 5 साल तक आपको ये सुविधा मिलेगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि 30 लाख और उससे ऊपर की अगर कार की कीमत है तो आपको 15%, 70 की जगह 15% तक आप मंगा सकते हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि एक साल में आप कितनी मंगाएंगे। आप कहेंगे जी मैं तो 1 लाख कारें मंगा लेता हूं।
आप मार्केट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर भी सरकार ने लिमिट लगाई है कि आप एक साल में 8,000 कारें ला सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं ला पाएंगे। साथ ही साथ आपको कब तक जो कस्टम्स ड्यूटी की माफी मिलेगी? पहला, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कमिट किया 4,150 और जो एप्लीकेंट्स के कारण जो ड्यूटी फॉरगॉन होती है वो होती है 6,484 करोड़। मतलब जितना आप इन्वेस्ट करोगे भारत में, उससे ज्यादा आपका ड्यूटी डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है वो उससे ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि जितना आप ड्यूटी में बचाएंगे, आप उसको भारत में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपकी जेब से कुछ लग नहीं रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ही लॉजिकल डिसीजन भारत सरकार का है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो भी अपना कमर्शियल प्रोडक्शन है, मान लीजिए आपने परमिशन ले ली, जमीन ले ली, अब आप उस पर बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। 3 साल के अंदर आपको भारत में प्रोडक्शन शुरू करना होगा जिस दिन से आपको परमिशन दी जाती है। उसके अलावा इन्वेस्ट आप कितना भी करना चाहे कर सकते हैं। मिनिमम लिमिट है $500 मिलियन की, उसके ऊपर आप 1 बिलियन, 2 बिलियन, 10 बिलियन जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस पर कोई लिमिट नहीं। अगर आप मान लीजिए कि आप इंपोर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स, शुरू में आपको इंपोर्ट करना होगा, सारे स्पेयर पार्ट तो भारत में मिलेंगे नहीं, तो आप बहुत कुछ आयात करेंगे भारत में असेंबल करने के लिए। तो जो पहले 3 साल आपको जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 25% डोमेस्टिक कंपोनेंट के लिए आपको इजाजत है, मतलब कि आप 25% डोमेस्टिक सोर्सिंग करेंगे। अगर मान लीजिए आपको ब्रेक शूज लेने हैं, वायरिंग लेनी है, सीट्स लेनी है, कवर्स लेने हैं, जो भी भारत की इंडस्ट्रियां बना रही हैं आप उनसे सोर्स करिए। मतलब अगर आपकी पार्ट कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें अगर आप 10 लाख रुपए की आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें करीब 2.5 लाख रुपए का वो इस्तेमाल होना चाहिए जो भारत में बना हुआ है। तब तो इस बात का लॉजिक है। हम पार्ट्स नहीं गिनेंगे, इस बात को समझिए। भारत सरकार को यह क्लैरिफाई करना चाहिए। जो हमारी डिफेंस इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें भी एक लैक्यूना है कि हम नंबर ऑफ पार्ट्स पे चले जाते हैं कि देखिए हमें 100 पार्ट चाहिए, हमने 25 इंपोर्ट कर लिए। अब 25 वो नट बोल्ट भी हो सकते हैं। तो आपने जो इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू हो गई 90%, 10% नट बोल्ट आपने लोकल ले लिए, लेकिन आपको एक्चुअली वैल्यू वाइज 25% करना चाहिए था, ना कि कंपोनेंट वाइज। ये भी हमें समझना होगा, ना कि वेट वाइज। तो वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा 5 साल बाद आपका जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो 50% होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरी दुनिया से नॉकडाउन किट्स लेके आए, यहाँ पे सिर्फ असेंबल किया, उसमें हैंडल लगाया, 2-4 नट बोल्ट लगाए, असेंबली लाइन लगाई और आपने बेचना शुरू कर दिया। ये भारत सरकार को मान्य नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा वैल्यू एडिशन का, उसका जो फॉर्मूला है, उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा वो वही होगा जो पीएलआई स्कीम में ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए अपनाया गया है। कि वैल्यू एडिशन कैसे कैलकुलेट होगा उसका फॉर्मूला भी भारत सरकार ने दे दिया है। मान लीजिए कि कोई कंपनी आती है और उसने कोई एग्जिस्टिंग पुरानी कंपनी को खरीद लिया, जिसको हम कहते हैं ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स। एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर किया है। यहां पे भी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो जो आप नया इन्वेस्ट करेंगे उसको माना जाएगा। पुरानी कंपनी को आपने टेक ओवर कर लिया, कह दिया जी हमने इतना सारा इन्वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, मान लीजिए कि मैं एक कंपनी हूं, मैंने कोई लैंड बिल्डिंग बनाई। अब मैं अब सपोज अमेरिकन कंपनी है या कोरियन कंपनी है या जापानीज कंपनी है, मेरे पास कोई प्लॉट लैंड खाली पड़ा है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, आज मैं यूज नहीं कर रहा। मैंने दूसरी जापानीज कंपनी या कोरियन कंपनी को बेच दिया और कहा कि देखिए मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, वो कैलकुलेट नहीं होगा। आपको नया इन्वेस्टमेंट लाना होगा। ब्राउनफील्ड कंपनी को टेक ओवर करने को इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसलिए न्यू प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड यूटिलिटीज ही कैलकुलेट की जाएंगी। जमीन की कीमत को उसमें कैलकुलेशन में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जमीन तो भारत की थी। आप बाहर से ना तो टेक्नोलॉजी लाए, ना मशीन लाए, ना कोई एक्सपर्टाइज लाए, जमीन को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। और जहां तक बात है कि आपके जो एक्सपेंडिचर हैं
कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ईवी स्टेशंस बनाने हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना रहे हो, आप 5% से ज्यादा उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते टोटल इन्वेस्टमेंट में। इसका मतलब यह है कि अगर आप 4,000 करोड़ लगा रहे हो तो 4,000 करोड़ का 5%, मतलब कि आपको 200 करोड़ रुपए तक आप ईवी स्टेशंस में लगा सकते हैं। ये नहीं कि आप कहेंगे हमने जी 2,000 करोड़ के ईवी स्टेशंस कंट्री वाइड बना दिए, वो हमारी इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा, ऐसा भी नहीं होगा। इसके अलावा और जो तरीके हैं उसमें ये कि जो ग्रुप कंपनी है, आपका अगर टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ होना चाहिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो करीब 3,000 करोड़ के आपके पास वर्थ होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ग्रुप कंपनी है, आपने अगर किसी और कंपनी को, छोटी कंपनी को ग्रुप कंपनी मान के जस्टिफाई करने का प्रयास किया, वो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कोलैबोरेशन कर सकते हो। जब तक ग्रुप कंपनी में 26% आपकी प्रिंसिपल कंपनी की भागीदारी नहीं होगी, उसको ग्रुप कंपनी नहीं माना जाएगा। नहीं तो आप लोकल इंडियन कंपनी में 5%, 2% इन्वेस्ट करके कहोगे मेरी ग्रुप कंपनियां बन गई, ऐसा नहीं होगा। 26% भागीदारी जरूरी है। तो दोस्तों, अब इस स्थिति के अंदर अमेरिका का क्या होगा? अगर अमेरिकन कंपनीज $500 million या $1 billion इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कहेंगे आप क्यों कर रहे हैं? टेस्ला भारत में आना चाहता था, कह रहे थे कि कस्टम ड्यूटी कम कर दो, भारत ने प्रपोजल रख दिया है कि आप इन्वेस्ट करिए, हम आपको 15% की ड्यूटी देते हैं। लेकिन टेस्ला ये कह रहा है कि नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट के लिए मजबूर मत करो, बस ड्यूटी कम कर दो। क्या ये लॉजिकल है? ट्रंप भी टेस्ला का साथ देंगे कि आप कस्टम ड्यूटी कम कर दो, तो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हम उसकी कीमत पे तो ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे ना। इसीलिए ये बात समझने की है कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं उसके पीछे लॉजिक नहीं है। और होगा क्या? जापानीज, कोरियन, चाइनीज, यूरोपियन कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करेंगी। अमेरिकन कंपनी ट्रंप को नाराज ना करते हुए अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो नुकसान किसका है? तो दोस्तों, कभी कभी हम जब शॉर्ट साइटेड व्यू में पॉलिसीज बनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि दूसरे देश भी अपने लिए पॉलिसीज बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कंपनियां फंस जाती हैं। अब वो ट्रंप को नाराज करें या भारत का बाजार छोड़ें, अब उनके लिए दुविधा बहुत गंभीर है। अब देखते हैं अमेरिकन कंपनीज क्या रुख अपनाती हैं। क्या ट्रंप साहब इस बात को समझेंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में नेक्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन भारत के साथ होना है। क्या इस पॉलिसी को लेकर भी कोई चर्चा होगी? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार ईवीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि ये सेक्टर करीब 20 से 25% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है। अगर हमने इसको नहीं कैप्चर किया तो हमारे यहाँ मुसीबतें दूसरी भी हो जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो हमारा मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनको अब ईवी सेक्टर के लिए कंपोनेंट्स बनाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इन स्कीमों का फायदा कौन सी कंपनियां उठाती हैं, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इससे भारत में ईवी उद्योग सुदृढ़ होगा? भारतीय कंपनियां और मजबूत होंगी या विदेशी कंपनी इस बाजार पे कैप्चर करेंगी? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर मुलाकात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।